आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर हम लोग 5 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब समझिए यहाँ पर मुगल काल का संस्थापक कौन था, ये शुरुआती राजा कौन था, और इससे पहले हम लोग किस वंश के बारे में पढ़ रहे थे, सैयद और लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पानीपत के युद्ध में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें ये इब्राहिम लोधी बीच युद्ध में ही मारा गया। लोधी वंश का काम खत्म, और वहीं से क्या हुआ, मुगल वंश की स्थापना हो गई। और जो बाबर था यहाँ का शासक बना। अब कैसे शासक बना, क्या हुआ, बाबर के बारे में थोड़ा देखेंगे, समझेंगे बाबर के बारे में भी, और ये कैसे ये मुगल वंश की स्थापना हुई, इसकी शुरुआती दौर कैसा था, बाबर का मतलब पहले कहाँ का राजा था, क्या था, ये पूरा अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब समझिए मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र था, भारत से सटा हुआ जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, समझने वाली बात है यहाँ पर। ये जो मध्य एशिया वाला इधर क्षेत्र था, ये तैमूर का तो नाम सुने ही होंगे, जिसने खिजर खां को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया था और सैयद वंश की स्थापना की थी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो तुगलक वंश का फाइल निपटा दिया था और खिजर खां को क्या बनाया था, दिल्ली का जो शासक बनाया था। और तैमूर का थोड़ा सा में जगह नहीं था, इधर दिल्ली पर तो आक्रमण किया, इधर भी पूरा मध्य एशिया की तरफ भी तैमूर पूरा फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन किसी का भी शासन एक लिमिट समय तक रहता है ना, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, घटने लगता है, या अचानक भी क्या होता है, तहस नहस हो जाता है। कोई भी जब ऊंचाई पर जाता है तो नीचे तो आना ही होता है उसको, ऐसा थोड़े है कि ऊंचाई पर हमेशा रहना होता है, कभी ना कभी उसका शासन सत्ता नीचे जरूर आता है। ठीक वैसे तैमूर का बिखराव हुआ, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे जो शासक है वो उत्पन्न होने लगे। कई छोटे छोटे शासक क्या हुए, उत्पन्न होने लगे, जिसमें एक था फरगना, वो भी उत्पन्न हुआ। फरगना एक यहाँ पर छोटा सा जगह था जो कि उज्बेकिस्तान में है, जो कि कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, वहां पर उत्पन्न हुआ। वहां के जो शासक थे वो बाबर के पिता वहां के शासक थे। तो उसके बाद उसके पिता की मृत्यु होने के बाद बाबर क्या बना, वहां का शासक बना। अब समझिए बाबर के बारे में समझ लेते हैं। बाबर का जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। इसका शुरुआती जो नाम था, इसका वास्तविक जो नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था इसका, मुहम्मद। बाद में इसका बाबर नाम पड़ा। बाबर का अर्थ देखिए, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का अर्थ क्या होता है, बाघ। हम लोग तो इसको बाबर के ही नाम से जानते हैं, या बाबर का अर्थ क्या होता है, बाघ होता है। तो देखिए इसका जन्म 14 फरवरी, आपको पता है 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, और क्या होता है 14 फरवरी को, और कौन सा दिन होता है 14 फरवरी का, शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक 11 वर्ष के बाद इसकी पिता की मृत्यु हो गई। इसके जन्म के 11 वर्ष के बाद इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पिता की मृत्यु कब हुई होगी, पिता की इसकी मृत्यु हुई थी 1494 में। और जब पिता की मृत्यु होते ही इसको राजा बनना पड़ा। इसको क्या बनना पड़ा, राजा। इसको क्या बनना पड़ा, राजा। अब कहाँ का राजा बनना पड़ा, ये फरगना का इसको राजा बनना पड़ा। 11 वर्ष के, महज 11 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में समझिए राजा बना। 11 वर्ष के तो बच्चा, छोटा बच्चा ही होता है ना, और 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। अब देख रहे हैं 11 वर्ष की उम्र में इस समय के बच्चे क्या कर रहे हैं। उस समय पिता की मृत्यु होने के बाद, पिता भी नहीं है साथ में, और ये राजा बनता है। और राजा बनने के बाद ऐसा नहीं कि बाहरी कोई आक्रमण करके इसका राज्य लेकर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, यही दूसरे पर आक्रमण करता है। देखिए कैसे एक दूसरे पर आक्रमण करेगा। तो 11 वर्ष की उम्र में राजा बने। इसको पर शुरू से ही ध्यान था कि हमको दूसरे को जीतना है। क्या करना है, दूसरे को जीतना। तो 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया, समरकंद पर आक्रमण किया, और ये जीत भी लिया। ये क्या किया, जीत भी लिया। यानी कि यहाँ पर ये कितने वर्ष का लगभग देखिए, यहाँ पर 83 में इसका जन्म हुआ, और 1501 में ये क्या किया, ये आक्रमण किया। लगभग 18-19 वर्ष का उम्र, 18-19 वर्ष का उम्र होगा ना। ये कितने वर्ष का उम्र होगा, लगभग 18 से 19 वर्ष का इसका उम्र था। महज 18 से 19 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, ये जीत लिया। और 18 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों को देखते हैं क्या करते हैं, वो क्या इतने ताकतवर होते हैं कि वो राजा बन पाए, इतने ताकतवर होते हैं कि वो युद्ध जीत पाए, इतने बड़े युद्ध के मैदान में लड़ पाए, इतने ताकतवर होते हैं।
देखिए कुछ मामलों में छोड़कर बाकी जो बचे अब क्यों नहीं वैसा हो पाते हैं बताइए, तो क्या क्यों नहीं युद्ध लड़ पाते हैं? क्योंकि उसको शुरू से वैसा माहौल में नहीं रखा जाता है। ये शुरू से ही इसको पिता को पता था कि हमारे बाद राजा कौन बनेगा, यही बनेगा। शुरू से ही उसको ऐसे ट्रेनिंग दी गई, ऐसे माहौल में रखा गया कि वो राजा की तरह ही वो राजा ही बनेगा। क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। वैसे उसको अनुशासन में रखा गया, वैसे ट्रेनिंग दी गई उसको, और उसके दिमाग में वैसा ही बात भरा गया कि हाँ तुमको राजा ही बनना। उसके बाद इसने कई जगहों पर काबुल पर भी आक्रमण किया, वहां पर भी इसको सफलता मिली। गजनी पर भी आक्रमण किया, वहां पर भी ये सफलता हासिल कर पाया। लेकिन क्या हुआ, इधर आक्रमण करके इधर आया तब तक इधर ये विद्रोह हो गया, ये आजाद हो गया। फिर ये इधर गया तब तक ये विद्रोह इधर का हो गया। यानी कि जहां पर भी जाता था ना कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह गया ना, इधर से इधर गया तब तक पता चला ये बाहरी हो गए, और जब इधर जीतता था पता चला ये बाहरी हो गए। लो, इसका कोई कंट्रोल में नहीं होता था। ये वो कंट्रोल यहाँ से जीत कर गया, वहां पर तो पता चला ये वाला कंट्रोल से बाहर हो गए, वो तो जीत गया लेकिन ये कंट्रोल से बाहर हो गए। फिर इसको कंट्रोल में लेता था तो पता चला इधर वाला कंट्रोल से बाहर हो गए। लो, और कई जगहों पर ये आक्रमण किया। और देखिए इसकी एक विशेष, इसका जो विशेष एक ताकत था, ये बारूद और तोपों का इस्तेमाल बहुत अच्छी जान गया था। और इसके सेना में तोप चलाने वाले बहुत ही बेहतरीन थे। अब देखिए तोप चलाना में क्या दिक्कत और समस्या आती है। तोप देखे होंगे ऐसे होता है ना, तिरछा होता है, यहाँ पर पहिया लगा होता है, यहाँ पर पहिया, और तोप में यहाँ पर गोला भरा जाता है, यहाँ पर ऐसे छोड़ा जाता है। तो तोप तो सीधा तो होता नहीं कि निशाना लेकर यहाँ पर कर देंगे, मार देंगे निशाना लेकर। तोप नहीं ना होता ऐसे कि निशाना लेकर मार दिए यहाँ पर, नहीं। तोप कैसे होता है? ऊपर की तरफ होता है, कभी दायां मुड़ जाएगा, कहीं बायां मुड़ जाएगा, कहीं सीधा लग जाए, पता चला कि यहीं पर छूट गया। कोई कभी कभी ऐसा तोप में होता है कि यहाँ पर डालने पर पता चला कि यहाँ से इसका प्रेशर नहीं बना, यहीं पर छूट गया, पीछे की तरफ आ गया। लो, पता चला कि मार रहे हैं दूसरे के सेना पर, लग गया अपने सेना पर। और तोप इतना खतरनाक होता है कि वो सही निशाना लगे चाहे ना लगे भगदड़ मचवा देगा। अगर गिरा यहाँ पर ना तो बारूद इतना जगह छीटा जाता है उसका बारूद ना, ये आसपास के जितने भी लोग रहेंगे तहस नहस तबाह हो जाते हैं एकदम। अगर सही निशाना न भी लगा ना तभी तबाह हो जाएंगे। गोली वाला होता है कि सही निशाना न लगा तो काम खत्म, हटाओ, गोली गया काम से। लेकिन ये ऐसा तोप होता ही नहीं था। अब देखिए इसमें बताएंगे कि इसमें तोप चलाने वाले कौन थे, क्या थे आगे। देखिए ये किला पर आक्रमण किया था, बाजौर का किला पर इसने आक्रमण किया था, बाजौर का किला पर। अब देखिए किला पर आक्रमण क्यों किया था? इसको रहने के लिए अस्थायी पहले जगह चाहिए था। अस्थायी जगह का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी इसका बड़ा महल नहीं बना था, अस्थायी जगह रहने के लिए नहीं मिला था। इधर जा रहा था, पता चला इधर आजाद हो जा रहा था, इधर वाला बोला था अब कहाँ आ रहे हैं। देखिए जैसे एगो जीता यहाँ पर, एगो जीता यहाँ पर, एगो जीता यहाँ पर। ये समझ लीजिए समरकंद है, ये है काबुल और ये है गजनी। तो जो समरकंद से यहाँ पर काबुल में जाता था लड़ाई करने के लिए तो जीत गया, पता चला कि ये वाला आजाद हो गया। फिर यहाँ से अगर यहाँ पर जाता था तो अब लोग कहते यहाँ पर कहाँ, फिर इसको भी जीतना पड़ता था दोबारा। मतलब इधर से इधर गया तो इधर वाले आजाद हो जाते थे, इधर से इधर कंट्रोल नहीं रहता था। इसने क्या किया, बंजौर के किला पर आक्रमण किया और किला को पूरा कंट्रोल में ले लिया इसने। और किला पर पहले निवास बनाया, अस्थायी निवास, के हम यहीं पर अब रहेंगे। और उसके बाद इसने अब इसकी ताकत देखकर भारत में उस समय कौन सा लोधी वंश था, उस समय क्या था, लोधी वंश था। इब्राहिम लोधी शासक था, दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी शासक था। तो आलम का और दौलत का दो गोल थे, किसके? इब्राहिम लोधी के ही सेना में थे ये दोनों, समझिए आप। इब्राहिम लोधी के सेना में ही थे ये, दौलत का और आलम का। इन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर के पास। पिछला चैप्टर में हम पढ़ाए भी होंगे कि इन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर के पास में कि देखिए आइए आक्रमण कीजिए यहाँ पर और इसको काम, इनका फाइल निपटा दीजिए और हमको राजा बना दीजिए। किसको? आलम का और दौलत का, ये थे। और एक राणा सांगा यहाँ पर थे, उन्होंने भी आमंत्रण बाबर को भेजा था कि आइए इब्राहिम लोधी का फाइल निपटा दीजिए, आलम खां और दौलत का, ये दोनों इनका भी फाइल निपटा दीजिए और राजा किसको बना दीजिए? हमको बना दीजिए। ये बताइए बाबर के पास ये सब निमंत्रण भेज रहे हैं। कौन निमंत्रण? ये सब क्या कर रहे हैं? निमंत्रण भेज रहे हैं कि आइए और इनका फाइल निपटा दीजिए। किसका? इब्राहिम लोधी का। तो बाबर यही ढूंढ ही रहा था कि कोई अस्थायी जगह तो मिले हमको, कोई ऐसा अस्थायी जगह मिले। लेकिन दिक्कत ये था कि ये था मध्य एशिया वाला क्षेत्र में। भारत वाला का ना जलवायु को पता था, ना मानसून को पता था कि जलवायु कैसा होता है, वहां का रास्ता कैसा होता है, युद्ध कैसे वहां पर लड़ना है, मैदान वाली भाग कहाँ है जहां पर युद्ध लड़ना है, वहां पर कौन सा क्षेत्र होगा, कुछ नहीं इसको पता था। इसने कहा कि हमको कुछ पता नहीं है,
राणा सांगा, ये जितने आलम खां थे और दौलत खां थे, यही दोनों गए थे, आलम खां और दौलत खां गए थे। तो ये आलम खां दौलत गए, भरपूर हम आपकी मदद करेंगे, आइए तो सही, सिर्फ आइए, हम सब आपको बता रहे हैं कौन कहाँ पर रास्ता जाता है, कौन सा मौसम कहाँ है, क्या है, हमको सब पता है। कौन? आलम खां और दौलत, दोनों यहीं पर के थे, इब्राहिम लोदी के सेना में थे। आइए हम बताते हैं सब, आइए आइए, इसको पहले इब्राहिम लोदी का हटाइए यहाँ से। तो ये इधर से निमंत्रण स्वीकार किया और आया, कब आया? 1526 में। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाबर था ये 1526 में आया, कहाँ पर? भारत में आया, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसने पहले भी कई युद्ध कर चुका था, ये बाबर पहले भी कई युद्ध कर चुका था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के। पानीपत कहाँ आपको पता है? ये हरियाणा वाला क्षेत्र में है। इब्राहिम लोदी, ये दोनों के बीच भीषण एकदम युद्ध हुआ पानीपत का। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि ये तुगलमा नीति का प्रयोग किया। कौन? बाबर। इसके पास था ये गोला बारूद था, और इसके पास था तोप, और चलाने वाले भी बेहतरीन थे। उस्ताद अली था और एक था मुस्तफा खां था। ये दोनों बहुत बेहतरीन तोप चलाते थे। ये उस्ताद अली और मुस्तफा खां दोनों बहुत ही बेहतरीन जो तोप चलाते थे। इसने क्या किया? इसने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। अब इसमें क्या होता है तुगलमा युद्ध नीति? समझिए, इसमें क्या होता है कि सेना, ऐसे सेना है ना, इधर सेना है और इधर से भी सेना है। पहले देखिए यहाँ पर बीच बीच में जो गैप जगह छोड़ा जाता है, और गैप जगह दो तरीका से युद्ध किया जाता है। इधर से मान लीजिए सेना है, इधर से भी सेना है, और ये कभी ये वाला, ये कभी ये आक्रमण करेगा, कभी ये आक्रमण करेगा, कभी ये, मतलब ये इसको मारने के लिए तो घेर लगा इधर से। ये हुआ। और दूसरा बात ये क्या करता था कि ऐसे इसकी सेना है ना, 1 2 3 ऐसे सेना है, बीच बीच में जगह छोड़कर यहाँ पर तोप रखा हुआ रहता था। यहाँ पर क्या रखा हुआ था? तोप, और यहाँ पर भी तोप। और भारत में जितने भी हाथी घोड़ा ये सब थे, इनको आज तक तोपों का सामना नहीं हुआ था इनका। अब युद्ध में किन चीज पर ये सैनिक किस पर बैठते हैं? या तो पैदल होते हैं, नहीं तो घोड़ा पर बैठते हैं, नहीं तो हाथी पर बैठते थे, यही होता था ना। तो ये क्या हुआ? तोप की इतनी भयंकर आवाज होती है। पहले बात तो तोप जहां पर गिरेगा कितने लोगों को तहस नहस करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा बात, इतना खतरनाक आवाज होता है तोप का कि हाथी घोड़ा ऐसे ही डर जाएंगे। कहाँ के? जो आज तक तोप का आवाज नहीं सुने हैं, लोग तक डर जाएंगे। आज तक जो तोप का आवाज नहीं सुना है, वो अगर आवाज सुनेगा, जितने भी लोग है भगदड़ पूरा मच जाएगा आवाज का। इतना तेज आवाज सुनकर लोगों के बीच भगदड़ मच जाएगा। तो हाथी घोड़ा ही थे। अब हाथी, मान लीजिए हाथी जा रहा है आगे इधर, तोप का आवाज सुनकर पीछे घूम गया, तो किसकी सेना को बर्बाद करेगा? इसी की सेना को बर्बाद कर देगा ना। और हाथी जब दौड़ेगा लोगों के बीच में, तो कितने लोगों को रौंद देगा, इसका कोई गारंटी है नहीं है। और घोड़ा इधर जाना तो चले जाएगा इधर। इसी कारण तुगलमा नीति का प्रयोग करके ये क्या हुआ? बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी से जीत गया, और इब्राहिम लोदी को बीच में घेर कर और उसको मार दिया गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर क्या हुआ? जीत गया। अप्रैल 1526, अप्रैल के महीना में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1526 में ये युद्ध क्या हुआ? जीत गया। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध बाबर जीत गया। हम लगता है बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स बनाते जाइएगा, एकदम अच्छा तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।